सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री मैनर पेपर सेमेस्टर 3 का हर्षवर्धन का विजय अभियान प्रशासन एवं स्रोत के बारे में। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जिसके प्रमुख शासक नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन थे। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। अर्थात हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, बड़े भाई का नाम राजवर्धन तथा बहन का नाम राजश्री थी। राजश्री का विवाह कनौज के शासक गृहवर्मन से हुआ था, लेकिन गृहवर्मन की हत्या मालवा शासक देवगुप्त और बंगाल शासक शशांक ने मिलकर कर दिया था। अतः हर्षवर्धन के बड़े भाई के समस्या थी कि दोनों के से बदला लेने के लिए, अतः राजवर्धन बदला लेने के लिए देवगुप्त के पास जाता है और देवगुप्त को पराजित भी करता है। लेकिन बाद में शशांक, बंगाल के जो शासक था शशांक, वह धोखे से राजवर्धन को मार देता है। इस प्रकार हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, यानी थानेश्वर के गद्दी पर बैठता है, जो 606 से 647 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन गद्दी के पर बैठने के समय उसके पास दो समस्या थी, शशांक से बदला लेना, इसके साथ उसकी बहन जो थी, जो राजश्री, जो पति की हत्या के समय उसको कैद में डाला गया था, वह भाग करके बिंद के जंगलों में चली गई थी। अतः उसको खोज करके निकालना था। अतः हर्षवर्धन अपने मित्र बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से सहायता प्राप्त कर राजश्री को ढूंढ निकाला और उसे कनौज की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार जो उसके पास समस्या और शशांक से बदला भी लिया। इस प्रकार जो तत्कालीन समस्या थी उसको समाप्त किया। उसके बाद उसने साम्राज्य को विस्तार करने में यानी स्टार्ट कर दिया, यानी जो उनके शत्रु राज्य थे उसको अपने अधीन में लाने का प्रयास करने लगा, विजय अभियान करने का शुरुआत किया। इस दौरान देखते हैं कि जो चीनी यात्री है ह्वेन-सांग, जो उसके शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था, उसके यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के 6वें वर्ष में कनौज पर अधिकार कर लिया था और थानेश्वर, जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, वह थानेश्वर से कनौज अपना राजधानी ले गया था। उसके बाद हर्षवर्धन की जो और राज्य थे, जो शत्रु थे, जैसे मालवा, गुज्जर, गुजरात, ये सब उसके शत्रु राज्य थे। अतः इन क्षेत्रों पर, राज्यों पर आक्रमण करना आवश्यक था और अपने अधीन करना आवश्यक था। अतः इसी उद्देश्य से उसने गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय अर्थात ध्रुव भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसको पराजित करते हैं और पराजित कर अपने अधीन में गुजरात को ले लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद ध्रुवसेन द्वितीय अन्य राजाओं से मदद लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। इसके बाद हर्षवर्धन ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार गुजरात से उसका संधि वार्ता अच्छी रहती है, दोस्ती अच्छी हो जाती है। इसके बाद मालवा आदि राज्यों, जो उसके शत्रु राज्य थे, उसको जीतता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के बाद वह दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इसी उद्देश्य से दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य अभियान में जाता है। लेकिन जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने दक्षिण भारत की ओर जाने से हर्षवर्धन को रोकता है और दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है और पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य शासक था, वह हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। इस प्रकार देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वह सिर्फ उत्तर भारत तक था, दक्षिण भारत में नहीं था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय उसे साम्राज्य विस्तार करने से रोक देता है दक्षिण भारत में। इस प्रकार देखते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था वह था, और राज्य जो कामरूप यानी असम से कश्मीर तक था और हिमाचल से विंध्याचल तक ही सीमित था। इस प्रकार उसका विजय अभियान चला। उसके बाद देखते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो शासन प्रबंध था वह बहुत ही अच्छी थी। प्राचीन भारत के हिंदू राज्यों की तरह, राजाओं की तरह वह शासन किया। उसके शासन व्यवस्था में देखते हैं कि जो राजा था वह सबसे ऊपर स्थान में था, सारे शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका,
वो सारी उसके हाथों में केंद्रित थी। चाहे वह स्वयं कानून बनाता था, स्वयं कानून को लागू भी करता था और न्याय का अंतिम स्रोत राजा ही था, यानी हर्षवर्धन ही थे। इसके साथ जो भी हर्षवर्धन कार्य करते थे वह अपने प्रजा को ध्यान में रखते हुए ही करते थे, ताकि ऐसा कोई कार्य ना हो कि जनता के दिक्कत हो, जनता के बीच समस्या उत्पन्न हो। इसलिए जो भी कार्य करते थे वह जनता के हित ध्यान में ही रखकर करते थे। इसके साथ साल में सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर हर समय अपने राज्यों का भ्रमण करते रहते थे और नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क कर उसकी हालचाल पूछा करते थे। यहाँ तक कि गांवों तक भी वो अपना भ्रमण जारी रखते थे। इसके साथ अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री परिषद का भी गठन किए थे। मंत्री परिषद की सहायता से अपनी शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाते थे। अब देखते हैं कि जो वान भट्ट है, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, उसके वान भट्ट का जो रचित पुस्तक है हर्षचरित से हमें मंत्रियों की जानकारी मिलती है। जैसे उस समय जो बड़े बड़े अधिकारी जो पद पर होते थे वे कुमार मात्य कहलाते थे। इसके साथ जो युद्ध एवं संधि वार्ता का जो मंत्री होता था उसे अवंती कहा जाता था। जो सेनापति होते थे उसे सिंहनाथ कहे जाते थे। जो घुड़सवार मंत्री होते थे उसे जो घुड़सवार सेना होते थे उसे कुंतल कहा जाता था और जो गज सेना होते थे उसे अस्कंद गुप्त कहा जाता था। इसके साथ जो विदेश विभाग के अधिकारी होते थे उसे महासंधि विग्रहाधिकृत कहा जाता था। इस प्रकार हर्षवर्धन अपने मंत्रियों के सहायता से शासन व्यवस्था को चलाते थे। आगे देखते हैं कि विशाल साम्राज्य होने के नाते अपने शासन व्यवस्था को अच्छी ढंग से चलाने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रांत के अधिकारी को उपारिक कहा जाता था तथा प्रांत के बाद उसे जिला में विभक्त किया था और जिला को उस समय विषय कहा जाता था और विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था और विषय के बाद गांव में विभाजन किया था और गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। जिस प्रकार अभी हमारा एक भारत देश है, 28 राज्य है, राज्य के बाद जिले आते हैं, उसी टाइप के उस समय भी प्रांत था, यानी केंद्र के बाद प्रांत था और प्रांत के बाद जिला था। यानी कि प्रांत को यानी राज्य को उस समय प्रांत कहा जाता था और प्रांत के अधिकारी को उपारिक कहा जाता था और जिला को उस समय विषय कहा जाता था और विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। इस प्रकार देखते हैं कि अपने साम्राज्य को विभाजन कर शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया। इसके साथ देखते हैं कि जो शासन संबंधित जो कागजात होते थे उसके देखभाल करने के लिए पुस्तपाल नामक अधिकारी होता था। इसके साथ साथ जो सरकारी आदेश होती थी उसे लिखने के लिए कर्णिक नामक अधिकारी होता था। इसके साथ साथ उस समय अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर दी जाती थी। इसके साथ सेना को कुछ हद तक नगद वेतन दिया जाता था। इसके साथ सामंतवादी प्रथा वहाँ पे बहुत प्रचलित थी उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब है कि जो राज्य की आय का जो मुख्य साधन था वह कृषि कर था और कृषि कर को भाग कहा जाता था। जो उस समय उत्पादन का यानी पैदावार का 1/6% लिया जाता था। हर्षवर्धन अपने शासनकाल के प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद कहा जाता था। उसमें क्या होता था कि 5 साल का जो हर्षवर्धन के पास जो आय होता था यानी जो खर्चा करने के बाद जो बचत होता था उसके पास उसको अपने प्रजा के बीच में बांट देता था। इसके साथ जो बचे जो लास्ट में जो अपनी बहन राजश्री के द्वारा जो लाई गई वस्त्र होता था उसे पहन लेता था। यानी इस प्रकार हर्षवर्धन अपने शासन व्यवस्था में जो बचत होती थी वे सारे जनता के बीच हर 5 साल पर दान कर देते थे और अपनी बहन राजश्री के द्वारा लाई गई वस्त्र को ही पहनकर संतुष्ट रहते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसके साथ उन्होंने कनौज में एक महासभा का आयोजन किया था। उसमें बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, महासभा जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सभा थी। इसमें हर्षवर्धन को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके कारण जो ब्राह्मण लोग थे बहुत विरोध किए थे और अंतिम दिन तक उन्होंने पंडाल में आग लगा दिया था, जिसके कारण हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को अपने राज से निकाल दिया था। इसके साथ देखते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था में जो सेना थी वो एक विशाल सेना थी।
घुड़सवार था, रथ था, पैदल सैनिक था और सबसे जो प्रमुख जो उनका जो सेना में था वह पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना थी। इसके साथ सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इस प्रकार उसकी सैन्य व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। इसके साथ देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय न्याय व्यवस्था भी बहुत कठोर थी। अपराधियों को जुर्माना नहीं लिया जाता था। उसके बदले में दंड के बदले में उसे यानी कि जो दोषी पाया जाता था तो दंड के जगह पे उसे नाक, कान, हाथ आदि, पैर आदि काट दिया जाता था ताकि वह कभी इस तरह का काम करने वो सोचेगा नहीं, इसलिए अंग विच्छेद ही किया जाता था। इस प्रकार देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। साथ-साथ विदेश नीति भी उसके साथ बहुत अच्छी थी। पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छा व्यवहार था क्योंकि देखते हैं कि गुजरात को जीतने के बाद उन्होंने ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह करता है और संबंध स्थापित कर लेता है। इसके साथ जो असम के जो कामरूप प्राचीन काल में असम को कामरूप कहा जाता था। कामरूप के जो शासक था भास्कर वर्मन, उसको अपने जीवन पर्यंत मंत्री बना करके रखा। इस प्रकार उसके शासन व्यवस्था बहुत ही सफल थी, बहुत ही अच्छी थी। यानी गुप्त काल के राजाओं में देखते हैं, मौर्य काल के सम्राट के शासन व्यवस्था हमसे तुलना कर सकते हैं और बहुत बड़ा दानी व्यक्ति थे। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत राजकीय जो धन थी उसको भी दान दे दिया था। इस प्रकार हर्षवर्धन एक महान शासक थे जो अगर कहा जाए तो प्राचीन काल में अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी हमें जो है हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि है दरबारी कवि हर्षचरित है, जो हर्षवर्धन का जो दरबारी जो कवि था वान भट्ट थे और वान भट्ट का जो पुस्तक जो उनका द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह हर्षचरित्र है और हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है। जो हर्षचरित्र है जो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है वह 8 भागों में है, जिसमें 3 भाग वान भट्ट अपना स्वयं आत्मकथा लिखा है और जो 5 भाग से बचा है वह हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को पूरा तरह से लिखा है। उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलता है। हर्षवर्धन अपने शासनकाल में अपने आप को महाधिराज आदि उपाधि धारण किया था। इसके साथ एक और पुस्तक है जो हमें हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है, वह है कादम्बरी है जो वान भट्ट ही लिखा है। उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ नालंदा, सोनीपत से जो हमें ताम्र सिक्के मिले हैं उससे भी हमें हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन सभी स्रोतों से हमें हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन का जो शासन व्यवस्था थी, विजय अभियान थी, बहुत ही अच्छी थी। उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी, शांति ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया। इस प्रकार हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू महान सम्राट के नाम से हम कह सकते हैं। थैंक यू।